तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और आज संडे का दिन है, इसलिए आदमी फील्ड में कहीं जा नहीं पाया। और बाकी बाहर की अब व्यवस्थाएं जो फैली हैं वो आप लोगों को पता ही है। कल दो तीन जगह गया, वहाँ पे देखा कि लोग कैसे, मतलब कि आम आदमी को कितनी बड़ी मुसीबत है, कितनी दिक्कत है उसको, जो कि हर कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि जिसके पास हर संसाधन उपलब्ध हैं उसकी लाइफ तो बढ़िया सेटल है। लेकिन जो गरीब आदमी है या कि जो परेशान हैं, जिनके पास आय का स्रोत नहीं, आय का जरिया नहीं है, नौकरी नहीं है, उनको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कल का आपने वीडियो देखा होगा, एक वीडियो मैं अपलोड किया था जिस पे एक मेरे मित्र हैं, गोविंद पटेल। वो लड़का यूपीएससी की तैयारी करके बैठा हुआ है और आज तक उसे नौकरी नहीं मिली। बार बार वो फॉर्म डालता है, अब घर से भी इतना सक्षम नहीं है। और जब घर से आदमी सक्षम नहीं होता है तो आप समझते हैं कि समाज वाले, घर के आजू बाजू वाले या कि उसके जो यार दोस्त जो भी होते हैं, वो मदद तो करने के लिए कोई सामने आता नहीं है कि कोई उसकी मदद करे। उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत कमज़ोर है। और बहुत बढ़िया था पढ़ने में, तभी उसने यूपीएससी की तैयारी की। और कुछ उन्होंने अपने जो जीवन यापन के लिए उनके पिताजी के पास ज़मीन वगैरह भी थी, उसको भी कुछ उसने बेचा और फिर जाके ये सब किया। उसके बाद भी वो बेरोज़गार घूम रहा है। कल मैं उसे देखा कि वो पैदल, अब आप सोचिए कि वो आदमी पैदल 50 किलोमीटर का सफ़र तय कर रहा है। एक पढ़ा लिखा नौजवान, यंग 30 साल का लड़का 50 किलोमीटर का सफ़र आज के दौर पे, जहाँ लोग प्लेन से, विमान से चल रहे हैं, वहीं कुछ लोगों को साइकिल तक नसीब नहीं है। बेरोजगारी की इतनी बड़ी मार है, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगाई हुई है। सरकार बड़े बड़े वादे करती है। मोदी जी ने ज़मीन में क्या किया है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना में गैस बांट देना, ठीक है, उससे बेरोजगारी ख़त्म नहीं होती। गरीबों को 1 रुपये 2 रुपये किलो अनाज दे देना, उससे बेरोजगारी ख़त्म नहीं होती। रीवा ज़िले की मैं बात करूं तो इतना बड़ा सौर ऊर्जा का पावर प्लांट है, जिस पे यदि चाहे प्रशासन या कि सरकार चाहे, ये सब सरकार के ही हाथ में होता है, यदि सरकार चाहे तो उसमें लाखों लोगों को रोज़गार मिल सकता है, लाखों युवाओं को जो पढ़े लिखे घूम रहे हैं यहाँ। शायद आपको घर, आज के ज़माने में हर घर से आपको 1-2 इंजीनियर मिल जाएंगे, हर घर में मिलेंगे आपको। इतना बड़ा पावर प्लांट, ज़मीन आप हमारे यहाँ की इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, बिजली यहाँ पैदा करेंगे या कि जो भी चीज़ें बनाएंगे यहाँ पे बनाएंगे, फिर उसकी सप्लाई आप किसको देंगे? तो हम ऐसी चीज़ों के लिए अपनी जगह क्यों दें? यदि हमें नौकरी वहाँ पे नहीं संभव है या नहीं मिल सकती है, तो हम ऐसी चीज़ों के लिए जगह कैसे दें और क्यों दें अपनी जगह? लोगों को थोड़ी, सबको अपने अपने उसका यार फ़ायदा लो, अपने अपने जो आपके हक का है कम से कम उसके लिए तो आप लड़ सकते हो। हुँ? अरबों रुपए का पावर प्लांट है यहाँ, बाहर के लोग आके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। बिहार से आते हैं लोग, यूपी से आते हैं, अदर स्टेटों से आते हैं और आके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। और यहाँ वाले को यही रोज़गार नहीं मिल रहा है, उसके घर की फैक्ट्री है, उसके गांव में लगी हुई है और उसको नौकरी नहीं है। वो उनसे अच्छा पढ़ा लिखा काबिल भी है, लेकिन फिर भी उसको नौकरी नहीं है। और जो कुछ वहाँ पाए भी हैं, तो जिनका नेता मंत्री या कि जिससे पकड़ है, तो उसको वो घुसरवा लगवा देता है किसी भी ना किसी तरीके से। और उसकी भी ज़िंदगी कोई ख़ास होती नहीं है। करना सबको वहाँ पे दलाली में पड़ता है, क्योंकि जब आप फ़ोन पे नौकरी पाएंगे तो वहाँ पे आपको दलाली ही करना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा।
सिंगरौली ज़िले में इतने बड़े बड़े प्लांट हैं, इतना बड़ा माइनिंग का क्षेत्र है, सर्विस कहाँ के लोग कर रहे हैं? प्रदूषण की मार पूरा वो झेल रहे हैं, गंदगी वहाँ की वो झेल रहे हैं। और आप देखेंगे ना, वहाँ जाएंगे तो पागल हो जाएंगे कि बाहर का जो व्यक्ति आके वहाँ कितना मज़ा मार रहा है, कितने रईसी से रह रहे हैं वो लोग, और जो वहाँ के आम नागरिक हैं उनकी ज़िंदगी किस तरह से घुट घुट के कट रही है, ये वही जानते होंगे। 50 साल का इंसान वहाँ मरीज बन जाता है, जहाँ जहाँ कॉलोनियाँ हैं पूरा जनजीवन उनका अस्त व्यस्त हो जाता है। और जो बाहर से नौकरी करने आता है वहाँ पे वो प्राइवेट नौकरी करता है, तो उसकी स्थिति आप देखेंगे और उनकी देखेंगे। जैसे आप अपने यहाँ देख लीजिए कि स्कूलों की स्थिति, शिक्षकों की स्थिति, शिक्षक की कितनी सैलरी है? 50,000, 60,000, 70,000 रुपये पाते हैं, और जान 5 रुपये का स्कूलों में नहीं देते हैं कि 5 रुपये का दे दें। पाखा गागा उसको लिखना नहीं आता है, कपड़ा पहनना जिसको नहीं आता है, और घर देखेंगे तो हवा महल बना रहेगा, ऐसे बना रहेगा कि जैसे मंत्री जी का निवास यही हो। वहीं प्राइवेट स्कूल के टीचर को आप देखिए, जो बेचारा 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 की मुश्किल से नौकरी करता है, लेकिन उसकी योग्यता क्या है? योग्य होने के बावजूद भी उसे नौकरी कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार के पास जब जगह नहीं है, वैकेंसियाँ नहीं हैं, या कि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि वो सिर्फ राजनीति करना है उनको। जो भी टैक्स, जो भी वसूली होगी, जो भी पैसा आएगा, उसको इस्तेमाल कहाँ करना है? उनको पता है कि हमें वोट लेना है, नेताओं को ये पता है कि हमें वोट लेना है, तो उस पैसे का इस्तेमाल हमें कहाँ करना है? उस इस्तेमाल को जनता को बेवकूफ़ बनाना है। उज्ज्वला योजना में गैस बांट दो, महिलाओं के खाते में जनधन के नाम पे खाता खुलवा के 500 रुपये डाल दो। अच्छा, गरीब आदमी को क्या है कि थोड़ी सी खुशी मिल जाए, थोड़ी सी चीज़ें मिल जाए, तो उनके लिए वो मसीहा बन जाता है। आज जो नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की पॉपुलरिटी है, इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्रधानमंत्री, लेकिन इतने पॉपुलर शायद ही हमारे जहाँ तक हमारा अनुभव है वहाँ इतना पॉपुलर भारत में प्रधानमंत्री नहीं बना है अभी तक, ना ही शायद आने वाले समय में बनेंगे। लोकप्रियता तो है उनकी, लेकिन राजनीति क्या करते हैं? राजनीति वो भी वही करते हैं, वही हिंदू मुस्लिम, और वही सारी राजनीति जो दूसरी पार्टियां करती हैं। ये आए थे वंशवाद रोकने। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी लोकसभा का, तो नरेंद्र मोदी जी के जो बड़े बड़े भाषण थे उसमें यही था कि हम वंशवाद को ख़त्म करेंगे, और एक आदमी पप्पू उनका लक्ष्य रहता था। राहुल गांधी को बार बार पप्पू कह कह के लोग अपमानित करते थे। मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को मैं शायद बहुत सम्मान करता हूँ और बहुत समर्थन करता हूँ उनका, जो उनके कार्य हैं। लेकिन आप जिस काम के लिए आए थे उसी काम से आप भटक गए। आप आए थे वंशवाद ख़त्म करने, और वंशवाद खुद स्टार्ट कर दिया वहाँ पे। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अकेले बिना प्रधानमंत्री जी की इजाज़त के आके कहीं सार्वजनिक स्थान पे, जैसे आम आदमी के पास अधिकार है कि वो बोल सकता है, उस तरह से उनके पास अधिकार नहीं है कि वो बोल देंगे। वो बोल देंगे तो उनके पार्टी में से उनका पत्ता कट जाएगा। और पहली बात तो प्रधानमंत्री के बिना इजाज़त के कोई भी व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, वो पत्रकार तक को कोई जानकारी नहीं देता है, कुछ बोलते नहीं कोई भी मंत्री सारे। अच्छा, जब चुनाव हारेंगे तब जरूर वो आएंगे, जब जिस स्टेटों में चुनाव हारेंगे। जैसे अभी ये बताइए, कोई भी योजना कितने दिन में बनती है? एक दिन में तो बनती नहीं होगी। आदमी घर का अपना छोटा सा काम करता है तो एक दिन में नहीं कर पाता है, उसके लिए कई महीने पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है आदमी को कि हमें ऐसा काम करना है, सामाजिक कार्य या बड़े बड़े कार्य। तो जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई, तो उस समय राजनाथ सिंह को यहाँ का गृह मंत्री बनाया गया है ना, भारत का। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उनको गृह मंत्री का पद दिया गया। लेकिन जितनी भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ हुई
वो कब हुई? वो 2019 के बाद हुई, जब गृह मंत्री अमित शाह बने। तो आपको समझना पड़ेगा कि राजनीति वंशवाद कर कौन रहा है। जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी जो ये धारा 370 हटाए, ठीक, इसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक किए, सॉरी उसके पहले ही किए थे। इसके बाद ये राम मंदिर का मुद्दा इन्होंने सुलझाया, ठीक है कोर्ट सुलझाया, लेकिन कहीं ना कहीं क्रेडिट जाता है इनको, है ना, क्योंकि बहुत सारी सरकारें थी तो वो क्यों नहीं सुलझा दी थी। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें हाथ था कि वो मुद्दा देश के सामने, राम की जो जन्मभूमि है भगवान की, तो वो उनको मिली, नहीं तो अभी भी वो अटकी ही रहती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 2014 से 2019 के बीच 5 सालों में क्या कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं था जो राजनाथ सिंह गृह मंत्री रहते नहीं कर सकते थे या नहीं हो सकता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को ये पता था कि 2019 के चुनाव में अमित शाह को कहाँ आना है, क्या करना है। इसलिए ये बताइए कि जैसे ही अमित शाह गृह मंत्री बनते हैं, वैसे ही इतने बड़े बड़े राजनीतिक काम किए जाते हैं कि समझ लीजिए कि पूरी वाहवाही किसके पास जा रही है, वंशवाद कहाँ पे है। उनके गृह मंत्री बनते ही सारे फैसले जो है वो इंडिपेंडेंट उनके होने लगे। मंत्रियों के कोई वहाँ पे बैठक नहीं होगी, कोई सदन नहीं लगेगा, ठीक है, सब सदन घर पे ही चल जाएगा, सब सदन वो खुद बना लेते हैं। ये चीज़ें बहुत दिन नहीं चलने वाली हैं। देश सब जानता है, लोग सब जानते हैं, वो कहते नहीं हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का बता तो रहा हूँ कि मैं समर्थन करता हूँ, समर्थक हूँ। प्रधानमंत्री जी से भी बहुत उम्मीदें हैं हमें, और बहुत उनकी इज्जत कद्र जो भी है सब करते हैं। लेकिन पूछेंगे तो कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? जब 2014 में आप राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, तो क्या ये चीज़ें नहीं हो सकती थी? या जैसे ही अमित शाह गृह मंत्री बने तो 6 महीने उनको लगे नहीं, 6 महीने भी नहीं लगे। क्या ये 2 दिन का काम होता है? धारा 370 हटाना 2 दिन का काम था, या राम मंदिर का फैसला करवाना ये 2 दिन का काम था? ये तो पता नहीं कितने सालों से प्लानिंग चल रही होगी, 2-4 साल लगे होंगे। लेकिन आप समझ लीजिए ये कि भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता की कोई अहमियत नहीं है, चौन्नी की उनकी अहमियत नहीं है। जो अपने आप को नेता समझते हों भारतीय जनता पार्टी के कि वो नेता हैं, तो चौन्नी की उनकी इज्जत नहीं है वहाँ पे। और अब तो कहीं भी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह के अलावा किसी में मजाल नहीं कि पार्टी का कंट्रोल पूरा उनके हाथ में है। जैसे वो कहते थे कि घर से राजनीति चली आ रही है, या बार बार पप्पू राहुल गांधी को बोल के जो भी कहते थे कि हम वंशवाद को मिटाएंगे, वंशवाद तो उन्होंने आके स्टार्ट ही कर दिया, पूरी तरह से वंशवाद आके स्टार्ट कर दिया है। जहाँ नेताओं में आपसी, पहले भारतीय जनता पार्टी में आपसी नेताओं में फूट नहीं थी, लेकिन अब चालू हो गई। क्यों चालू हो गई? क्योंकि वो जानते हैं ना कि जिनका जो अधिकार है उनको वो अधिकार मिलेगा नहीं, उसका शोषण पक्का किया जाएगा। आप ये बताइए कितने मंत्रियों को आप जानते हैं जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है? हमें आप कमेंट में बताइएगा कि आप कितने ऐसे मंत्रियों को जानते हैं। जो भी फैसले लेने पड़ते हैं वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी ही आके लेते हैं। क्या उस विभाग का मंत्री नहीं है? रेलवे का मंत्री रेलवे का फैसला लेगा, स्वास्थ्य का मंत्री स्वास्थ्य का फैसला लेगा, स्वास्थ्य विभाग का लेगा। तो जब स्थितियां बेकाबू हो जाती हैं तो बीजेपी का ये काम है कि वो उसको किसके सर में मर देता है? जो उसके मंत्री हैं। और जब स्थितियां संतुलन में रहती हैं तो सबसे पहले अमित शाह, सबसे आगे बड़ा पेड़, फिर नरेंद्र मोदी जी, है ना, ये दोनों लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, मुझे तो खैर वो चीज़ें नहीं पसंद है। और भारतीय जनता पार्टी पसंद है, लेकिन जो उसकी कार्यशैली है, और मैं ये 2014 में जब ये राजनाथ सिंह को, तो बहुत अच्छा था, एक संतुलन था पार्टी में।
लेकिन जब से इन्होंने ऐसा काम करना स्टार्ट किया, जब ये 2019 के बाद इनका जब काम कार्य करने की जो शैली में देखा, तो मुझे समझ में आया कि वाकई जनता को कैसे लोग बाग उल्लू बनाते हैं। और मोदी जी ने वही किया, बोल बचन झाड़ झाड़ के, बोल बचन झाड़ झाड़ के, और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और वो गरीब जनता उज्ज्वला का वो गैस लेके भाग रही है वहीं गांव में, और 500 रुपये पा गई थी, जाना किसान सम्मान निधि कुछ पा जाती है। इसी तरह से उसका गुजर चल रहा है। नहीं, जैसे 2002 साल से लॉकडाउन है, तो यदि सरकार के पास आय का जरिया या कि टैक्स या कि जो पैसे जाते हैं उसकी आय यदि कम हो जाए, तो शायद बहुत अच्छी खासी भुखमरी आएगी। और सरकार से एक और अपील है हमारी कि भारतीय जनता पार्टी जब लॉकडाउन है, कोई काम देश में चल नहीं रहा है, तो एक काम करे सरकार कि अपने सांसदों का, राज्यसभा के सांसद हों या कि लोकसभा के सांसद हों या कि विधायक हों लोकल या कि मंत्री हों, कोई भी व्यक्ति है, इनकी सबकी सैलरी क्यों नहीं बंद कर दी जाती है। जब काम नहीं तो दाम नहीं। जब तक दवाई नहीं, मोदी जी आके कहते हैं भाषणों में, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी मेंटेन करें, उसका पालन करें। तो सरकार से ये अपील है कि जब काम कोई भी नहीं देश में चल रहा है, हर जगह बंद है, तो ये मंत्रियों की काहे की तनख्वाह, किस बात की तनख्वाह? जब आप काम करोगे तब ना आप तनख्वाह लोगे। या कि जिन विभागों का काम नहीं है, जैसे पुलिस अपना काम कर रही है, उनकी सैलरी रेगुलर जाए, भाई वो अपना काम कर रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, ठीक है ना, जिसके नाम पे उनको सैलरी मिलती है, उनका लेना अनिवार्य है। लेकिन जो विभाग काम नहीं कर रहे हैं, उनकी सैलरी क्यों नहीं बंद कर देती है सरकार? आम आदमी को कौन सा पैसा मिलता है? आम आदमी का तो काम तक छीन के सरकार बैठी है। जो आदमी रोज कमाता खाता था, उसका तो काम तक सरकार छीन के बैठी हुई है। तो कुल मिला के इनको सैलरी किस बात की दे रही है? प्राइवेट संस्था में जो भी व्यक्ति काम करता है सबकी बंद होनी चाहिए। सरकारी संस्थान में जो भी काम करता है, ड्यूटी नहीं जाता तो सबकी सैलरी बंद। जब फिर से ये ड्यूटी पे जाएंगे, जब फिर से काम पे जाएंगे, तो इनकी सैलरी चालू की जाएगी। नहीं तो मोदी जी, कई राज्यों के चुनाव हो गए और देख रहे हैं कि जनता सब समझ रही है धीरे धीरे। तो अब जुमलेबाजी या कि बोल बचन से काम नहीं चलेगा, कुछ ज़मीन पे करना पड़ेगा। या कि रफेल से लोगों के घर नहीं चलेंगे, मिसाइलों से लोगों के परिवार या देश की इकॉनमी नहीं मजबूत होगी। उसके लिए कुछ डेवलप करना पड़ेगा आपको, कुछ रोज़गार के स्रोत ढूंढने पड़ेंगे आपको, जो आपकी जिम्मेदारी है। सरकार आप चला रहे हैं और जनता तो पूछेगी ही ना, आपसे ही पूछेगी ना। मैं भी आम नागरिक हूँ, मैं किससे पूछूंगा? कोई भी सवाल मैं किससे करूँगा? वोट के लिए तो आप लोग आते हैं, वोट दीजिए। जब वोट लेने आते हैं तो उसी तरह से हमारा भी कुछ है ना दायित्व। यदि हम आपको वोट दिए हैं तो आपसे तो हम पूछ सकते हैं ना। चलिए, आप लोगों को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा एक आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखें, लाइक करें, शेयर करें। और जो कोई भी सुझाव हो, यदि आपको जो उचित लगता है कि हम इन आवाज़ों के आपकी रख सकते हैं, उसके लिए हमें आप सुझाव दीजिए, बताएं, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, vindhyatv.com के नाम से। आपको गूगल में भी मिल जाएगा और वेबसाइट भी है www.vindhyatv.com, उस पर भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। और ऐसी छोटी छोटी अपडेट आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। जो मुझे मेरे हिसाब से सही नहीं लगता है वो मैं बोलता हूँ, और आप लोगों को भी ये अधिकार है कि आप भी ये बोल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको आपका संविधान स्वतंत्रता देता है, पूरी तरह से आप स्वतंत्र हैं, है ना। अपनी बातें रख सकते हैं, जो भी जिससे भी आपका गिला शिकवा है
सबसे आप रख सकते हैं और कह सकते हैं, अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आज आपके पास संसाधन माध्यम उसका है ना। अब आपको किसी टीवी या किसी पेपर को दरवाज़ा नहीं खटखटाना है कि वो आपका आर्टिकल छाप दे या आपकी फ़ोटो छाप दे, है ना। आप खुद सक्षम हैं यार। जब सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन दिया है, सरकार ने दी है डिजिटल प्लेटफॉर्म। जब डिजिटल इतनी सुविधाएं हैं तो हम क्यों ना अपनी बातें रखें। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। और सब लोग अपने अपने घर में रहें, व्यवस्थित रहें, तरीके से रहें। बाकी समय समय में अपने हाथ धोते रहें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाएं, अंदर रहें तो लगाएं ना लगाएं। अब घर के अंदर अंदर तो कोई किसी के देख नहीं सकता, और ना ही उसमें कुछ ना सरकार कर सकती, ना हम, ना आप, कोई भी नहीं कर सकता, है ना। बाकी इंसान, आपकी खुद की ज़िंदगी है, आपको खुद सतर्क रहना पड़ेगा, है ना। सारी जिम्मेदारी आदमी सरकार के ऊपर नहीं डाल सकता है कि सरकारें सब कुछ करे, कुछ हमें भी करना पड़ेगा। और ना ही सारा काम पुलिस ही करेगी कि सारा काम पुलिस ही करेगी 24 घंटा, है ना। उनका भी घर परिवार है, वो भी अपने काम में भी ध्यान देंगे। ज़रूरी नहीं कि वो हमारी सुरक्षा में ही बैठे रहेंगे, इतना काम नहीं है ना। ड्यूटी के बाद भी कुछ घर की भी आदमी की जिम्मेदारियां होती हैं जो सबको निर्वहन करना है। और आज संडे था, खाली समय था, इसलिए कुछ ज़्यादा टाइम लग गया। धन्यवाद।